नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैश्विक समुदाय से भारतीय प्रतिभा में निवेश करने का आह्वान। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के आरंभिक सत्र को संबोधित किया। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव की मतगणना जारी। भारतीय जनता पार्टी ने 30, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 26 और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 16 सीटें जीती। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फरवरी में नहीं होंगी। नई तिथियों की घोषणा शीघ्र। सरकार ने कहा, ब्रिटेन में मिला कोरोना वायरस का नया रूप अब तक भारत में नहीं। देशवासियों से कहा, घबराने की जरूरत नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वायरस के नए रूप के मद्देनजर निगरानी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। समाचार संध्या में अतहर सईद के साथ मैं विशाल शर्मा। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में विश्व स्तरीय वैज्ञानिक समाधान हासिल करने के लिए आंकड़े, जनसांख्यिकी, मांग और लोकतंत्र मौजूद है। आज भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2020 का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने क्रांतिकारी कार्य किए हैं और देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की समृद्ध विरासत है। India has a rich legacy in science, technology and innovation. Our scientists have done path-breaking research. Our tech industry is at the forefront of solving global problems. But India wants to do more. We look at the past with pride, but want an even better future. इस दिशा में सरकार के प्रयासों से दुनिया का भरोसा भारत में बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसी भी चुनौती से निपटने और अनुसंधान का वातावरण सुधारने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक समुदाय को भारत और भारत की प्रतिभा में निवेश के लिए आमंत्रित किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार निवेशकों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के पूरे प्रयास करेगी। Through this gathering, I want to invite the global community to invest in India, to Indian talent and innovate in India. India has the brightest minds. India celebrates a culture of openness and transparency. The government of India stands ready to address any challenge and improve the research environment here. श्री मोदी ने कहा कि देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति लाई गई है। आज भारत के एजुकेशन सिस्टम में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए जा रहे हैं ताकि किताबी ज्ञान से आगे निकलकर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को बढ़ावा मिले। 3 दशक के लंबे समय के बाद देश को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मिल चुकी है। इस पॉलिसी के एजुकेशन सेक्टर को फोकस ही बदल गया है। पहले आउटलेज पर फोकस था, अब आउटकम्स पर है। पहले टेक्स्ट बुक की पढ़ाई पर फोकस था, अब रिसर्च और एप्लीकेशन पर है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक ऐसा माहौल देश में बनाने पर फोकस कर रही है जिससे टॉप क्वालिटी टीचर्स का एक पूल देश में तैयार हो सके। ये अप्रोच हमारे नए और उभरते साइंटिस्ट को भी मदद करेगी, एनकरेज करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए अटल इंक्यूबेशन सेंटर और अटल नवाचार मिशन की सहायता भी ली जा रही है। एजुकेशन सेक्टर में जो ये बदलाव किए जा रहे हैं, इनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन भी शुरू किया गया है। इसके तहत देश भर के अनेक स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब तैयार किए जा रहे हैं, जो इनोवेशन के नए प्लेग्राउंड सिद्ध हो रहे हैं। इन लैब से हमारे स्कूलों में साइंस से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है। हायर एजुकेशन में अटल इंक्यूबेशन सेंटर तैयार किए जा रहे हैं ताकि देश में R&D से जुड़ा इकोसिस्टम तैयार हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए सरकार PM रिसर्च फेलोशिप उपलब्ध करा रही है। क्वालिटी रिसर्च के लिए
सरकार प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप इस स्कीम को भी चला रही है। इसका लक्ष्य है कि जो देश का बेस्ट टैलेंट है उसे अपनी पसंद की रिसर्च करने में और सुविधा मिले। देश की सभी आईआईटी, सभी आईआईएसईआरएस, बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और एनआईटीज में ये स्कीम स्टूडेंट्स को काफी आर्थिक मदद दे रही है। देश के अन्य रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिल सके, इसके लिए 6-7 महीने पहले स्कीम में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि अनेक वैज्ञानिकों के साथ चर्चा से ये निष्कर्ष निकला है कि विश्वास और सहयोग पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी तब तक अधूरी हैं जब तक उनका लाभ सब लोगों तक न पहुंचे। श्री मोदी ने कहा कि इस दिशा में सरकार ठोस प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया से तकनीक गांव-गांव और गरीब से गरीब लोगों तक पहुंचाने में मदद मिली है। डिजिटल टेक्नोलॉजी से सामान्य भारतीयों को ताकत भी दी है और सरकारी सहायता की सीधी तेज डिलीवरी का भरोसा भी दिया है। आज गांव में इंटरनेट यूजर्स की संख्या शहरों से ज्यादा है। गांव का गरीब किसान भी डिजिटल पेमेंट कर रहा है। आज भारत की एक बड़ी आबादी स्मार्टफोन आधारित ऐप से जुड़ चुकी है। आज भारत ग्लोबल हाईटेक पावर के इवोल्यूशन और रिवोल्यूशन दोनों का सेंटर बन रहा है। भारत अब विश्व स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी गरीब से गरीब तक, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए हाईटेक सॉल्यूशंस बनाने और अपनाने के लिए तत्पर है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान में सहायता के लिए पीएम वाणी योजना शुरू की गई है। हाल में डिजिटल इंडिया अभियान का और विस्तार करने के लिए पीएम वाणी स्कीम भी शुरुआत की गई है। इससे पूरे देश में पब्लिक स्पेस में सबके लिए क्वालिटी वाईफाई कनेक्टिविटी संभव हो जाएगी। इसका सीधा लाभ साइंस को भी होगा क्योंकि देश के गांव का युवा भी दुनिया की बेस्ट साइंटिफिक नॉलेज को आसानी से हासिल कर पाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने जिस तरह अंतरिक्ष क्षेत्र में सफलता हासिल की है उसी तरह गहरे सागर के क्षेत्र में भी करनी होगी। हमारे देश में वाटर स्कैरसिटी, पॉल्यूशन, सॉइल क्वालिटी, फूड सिक्योरिटी जैसी अनेक चुनौतियां हैं जिनका आधुनिक हल साइंस के पास है। हमारे समंदर में जो वाटर, एनर्जी और फूड का खजाना है उसे तेजी से एक्सप्लोर करने में भी साइंस की बड़ी भूमिका है। जिस तरह हमने स्पेस के सेक्टर में सफलता पाई वैसे ही हमें डीप सी के क्षेत्र में भी सफलता पानी है। भारत इसके लिए डीप ओशन मिशन भी चला रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने विभिन्न स्तरों पर छात्रवृत्तियां शुरू की हैं ताकि हर क्षेत्र में विज्ञान को बढ़ावा दिया जा सके। महान तमिल विचारक को उद्धृत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि रेतीली धरती में जितना गहरे खोदेंगे उतना ही पानी मिलेगा। इसी तरह जितना सीखेंगे और खोज करेंगे वैज्ञानिक भावना उतनी ही समृद्ध होगी। इस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। समाज में वैज्ञानिक मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने विज्ञान भारती के साथ मिलकर वर्ष 2015 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की परिकल्पना की थी। इसका उद्देश्य आम लोगों को विज्ञान के साथ जोड़ना है, साथ ही इस सोच को विकसित करना है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित लोगों के जीवन में सुधार लाने में किस तरह मददगार हो सकते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का लक्ष्य युवाओं में 21वीं शताब्दी के कौशल विकसित करने हैं। इस महोत्सव का दीर्घकालिक उद्देश्य विद्यार्थियों को विज्ञान का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ रहा है जहां प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के विकास के सभी लाभ मिल सकेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में वर्चुअल माध्यम से उन्होंने देशवासियों से आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से नया भारत बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मंत्र के साथ काम कर रही है। मैं एएमयू के विशाल एलुमनाई नेटवर्क को भी आह्वान करता हूं कि नए भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी और बढ़ाएं। आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल को
सफल बनाने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसे लेकर अगर मुझे एएमयू से सुझाव मिले, एएमयू एल्यूमनाई के सुझाव मिले, तो मुझे बहुत खुशी होगी। श्री मोदी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की विविधता न केवल इसकी बल्कि समूचे राष्ट्र की ताकत है। एएमयू कैंपस अपने आप में एक शहर की तरह है। अनेकों डिपार्टमेंट्स, दर्जनों हॉस्टल्स, हजारों टीचर्स, प्रोफेसर, लाखों स्टूडेंट्स के बीच एक मिनी इंडिया भी नजर आता है। एएमयू में भी एक तरफ उर्दू पढ़ाई जाती है तो हिंदी भी, अरबी पढ़ाई जाती है तो यहाँ संस्कृत की शिक्षा का भी एक सदी पुराना संस्थान है। एएमयू के कैंपस में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दिनों दिन मजबूत होती रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पढ़ाई के बीच में ही स्कूल छोड़ने की मुस्लिम बालिकाओं की दर सरकार के प्रयासों से काफी कम हुई है। मुस्लिम समाज की प्रगति में बेटियों का पढ़ाई बीच में छोड़ना हमेशा से बहुत बड़ी बाधा रहा है। लेकिन 70 साल से हमारे यहाँ स्थिति यही थी कि 70% से ज्यादा मुस्लिम बेटियां अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती थी। इन्हीं स्थितियों में स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ, गांव-गांव शौचालय बने, सरकार ने स्कूल जाने वाली गर्ल्स स्टूडेंट के लिए मिशन मोड पे अलग शौचालय बनवाए। आज देश के सामने क्या स्थिति है? पहले मुस्लिम बेटियों का जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70% से ज्यादा था, वो अब घटकर 30% रह गया है। श्री मोदी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंधित शिक्षा का इतिहास भारत की अमूल्य धरोहर है। बीते 100 वर्षों में एएमयू ने दुनिया के कई देशों से भारत के संबंधों को सशक्त करने का भी काम किया है। उर्दू, अरबी और फारसी भाषा पर यहाँ जो रिसर्च होती है, इस्लामिक साहित्य पर जो रिसर्च होती है, वो समूचे इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भारत के सांस्कृतिक रिश्तों को नई ऊर्जा देती है। श्री मोदी ने कहा कि इस विश्वविद्यालय ने कोरोना संकट के दौरान समाज की कई प्रकार से सहायता की। अभी कोरोना के इस संकट के दौरान भी एएमयू ने जिस तरह समाज की मदद की, वो अभूतपूर्व है। हजारों लोगों का मुफ्त टेस्ट करवाना, आइसोलेशन वार्ड बनाना, प्लाज्मा बैंक बनाना और पीएम केयर फंड में एक बड़ी राशि का योगदान देना समाज के प्रति आपके दायित्वों को पूरा करने की गंभीरता को दिखाता है। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे चांसलर डॉक्टर सैयदना साहब की चिट्ठी भी मिली है। उन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव में भी हर स्तर पर सहयोग देने की बात कही है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक डाक टिकट जारी किया। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को वर्चुअल माध्यम से विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। श्री मोदी इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। 1921 में गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित विश्व भारती को मई 1951 में संसद के अधिनियम से केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लीजन ऑफ मेरिट मिलना बहुत सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि श्री ट्रंप ने आपसी संबंधों को बेहतर बनाने में भारत और अमेरिका के प्रयासों का सम्मान किया है। ये भारत अमेरिका सामरिक भागीदारी के बारे में आपसी सहमति का भी प्रतीक है। श्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि 21वीं शताब्दी अभूतपूर्व चुनौतियों और अवसरों की भी सदी है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका संबंध समस्त मानवता के कल्याण के लिए वैश्विक नेतृत्व उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोगों की अनूठी और व्यापक क्षमता का लाभ उठा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैश्विक समुदाय से भारतीय प्रतिभा में निवेश करने का आह्वान, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के आरंभिक सत्र को संबोधित किया। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव की मतगणना जारी। भारतीय जनता पार्टी ने 30, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 26 और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 16 सीटें जीती। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फरवरी में नहीं होंगी, नई तिथियों की घोषणा शीघ्र। सरकार ने कहा, ब्रिटेन में मिला कोरोना वायरस का नया रूप, अब तक भारत में नहीं, देशवासियों से कहा घबराने की जरूरत नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वायरस के नए रूप के मद्देनजर निगरानी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनावों की मतगणना शांतिपूर्वक जारी है। अब तक 280 में से 126 सीटों के परिणाम आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 30 सीटें और निर्दलीयों ने 26 सीटें जीती हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 26, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 16, कांग्रेस ने 10 और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने 7 सीटें हासिल की हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 5, जबकि जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को 3 तथा जेकेपीएम को 2 सीटें मिली हैं। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी ने 1 सीट जीती है। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जे को समाप्त किए जाने के बाद जिला विकास परिषद का चुनाव पहली लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इस अनुच्छेद को समाप्त किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। जम्मू में जिला विकास परिषदों की 140 सीटें हैं। प्रत्येक जिले में 14 सीटें हैं, जहां अभी संपन्न हुए चुनाव में मतदाताओं ने बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। देर रात तक सभी परिणाम घोषित किए जाने की संभावना है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए और विभिन्न परामर्शों के बाद सरकार ने निर्णय लिया है कि बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी में आयोजित नहीं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा के लिए अगली तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। आगामी प्रतियोगिता और बोर्ड परीक्षाओं के बारे में देश भर के अध्यापकों से वर्चुअल माध्यम से संवाद करते हुए श्री पोखरियाल ने ये बात कही। डॉक्टर निशंक ने कहा कि कक्षा 10 और 12 के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए विभिन्न विद्यार्थियों और शिक्षकों से पर्याप्त मात्रा में अनुरोध प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी केंद्रित सरकार होने के नाते सरकार ने हमेशा विद्यार्थियों के हित में काम किया है। 9वीं कक्षा में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के बारे में एक सुझाव पर श्री पोखरियाल ने कहा कि तकरीबन 8,583 सीबीएसई स्कूल हैं जो व्यावसायिक शिक्षा देते हैं। उन्होंने बताया कि 2,80,000 से अधिक माध्यमिक स्कूल, करीब 40,000 कॉलेज और 1,000 से अधिक विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद इंटर्नशिप के साथ व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि कानूनों से किसानों को फायदा पहुंचेगा और कृषि क्षेत्र मजबूत होगा। उन्होंने फिर कहा कि किसानों के हित में सुधार किए गए हैं और ये भारतीय कृषि जगत में एक नया अध्याय जोड़ेंगे। कृषि कानून को कृषि क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा सुधार बताते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि इससे किसानों को अपनी उपज को बेचने की आजादी होगी, उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा और उन्हें प्रौद्योगिकी का लाभ मिलेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सदस्यों के साथ बातचीत में श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा की है, जिसमें किसानों को अपनी उपज की लागत का कम से कम 1.5 गुना अधिक फायदा होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के प्रति कटिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 6 वर्षों के दौरान सरकार ने कृषकों के कल्याण के लिए विभिन्न उपाय और सुधार किए हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार विभिन्न मुद्दों पर किसानों के साथ वार्तालाप जारी रखने की इच्छुक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि ब्रिटेन में मिला कोरोना वायरस का नया रूप अब तक भारत में नहीं देखा गया है। देशवासियों को घबराने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मामलों संबंधी नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस के रूप बदलने के कारण संक्रमण बढ़ गया है। इससे रोग की गंभीरता और मृत्यु दर प्रभावित नहीं हुई है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि इस समय घबराने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विकसित की जा रही वैक्सीन की क्षमता पर वायरस के नए रूप का अभी तक कोई दुष्प्रभाव नहीं देखा गया है।
सरकार ने कहा है कि सितंबर के मध्य से देश में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या निरंतर कम हो रही है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि 163 दिनों के बाद इलाज करा रहे संक्रमित लोगों की संख्या 3 लाख से कम रह गई है। श्री भूषण ने कहा कि कई देशों में प्रति 10 लाख आबादी पर 50,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, लेकिन भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर संक्रमण की दर विश्व में सबसे कम है। केस प्रति मिलियन भारत में 7,300 हैं, विश्व में 9,600। अनेक देश ऐसे हैं जहां ये 30,000 या 50,000 से भी अधिक प्रति मिलियन केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। डेथ प्रति मिलियन पॉपुलेशन देखें तो भारत में 106, विश्व का औसत 216 और अनेक देश हैं जहां ये 900 प्रति मिलियन या 1,000 प्रति मिलियन से भी अधिक है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि देश में पिछले 7 सप्ताहों में संक्रमित लोगों की दैनिक औसतन संख्या में लगातार गिरावट देखी गई है। उन्होंने कहा कि 16 और 22 दिसंबर के बीच रोजाना औसतन 24,135 लोग संक्रमित हुए, जबकि 4 और 10 नवंबर के बीच दैनिक औसत 46,301 रहा। श्री भूषण ने कहा कि अब तक 16 करोड़ 30 लाख से अधिक जांच की गई हैं। केंद्र सरकार ने ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया रूप सामने आने के मद्देनजर मानव संचालन प्रक्रिया SPO जारी की है। इसमें उन सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं जो इस वर्ष 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक ब्रिटेन गए हों या ब्रिटेन से गुजरे हों। SOP के अनुसार सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को पिछले 14 दिनों की यात्रा के बारे में जानकारी देनी होगी और 100 घोषणा पत्र भरना होगा। बाद में इस पत्र में दी गई जानकारी के अनुसार कोविड-19 संबंधी जांच की जाएगी। ब्रिटेन के विभिन्न हवाई अड्डों से 21 दिसंबर से 23 दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान भारत आने वाले सभी यात्रियों के लिए संबंधित राज्य सरकारों को RT-PCR जांच की सुविधा का प्रबंध करना होगा। ब्रिटेन से भारत पहुंचने वाले सभी विमान कंपनियों को चेक इन से पहले SOP के बारे में यात्रियों को पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। आज आधी रात से 31 दिसंबर 2020 तक ब्रिटेन से भारत के लिए सभी उड़ानें स्थगित रहेंगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप और उसके घातक होने का पता चलने के बाद वैश्विक चिंताओं के मद्देनजर कल इसका निर्णय लिया। अति सावधानी के उपाय के तौर पर आज आधी रात 11:59 से पहले ब्रिटेन से भारत पहुंचने वाले विमानों के सभी यात्रियों के लिए संबंधित हवाई अड्डों पर RT-PCR जांच अनिवार्य कर दी गई है। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों की सुविधा के लिए 24 घंटे कोविड-19 की जांच सुविधा शुरू की है। टर्मिनल के अंदर एक कोविड नमूना संग्रह केंद्र बनाया गया है और हवाई अड्डा टर्मिनल के बाहर कोविड समर्पित अत्याधुनिक प्रयोगशाला बनाई गई है। RT-PCR जांच से 15 मिनट से कम समय में ही परिणाम मिल जाएंगे। राजस्थान में आज कोविड-19 के 807 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या का आंकड़ा 3 लाख को पार कर गया। सबसे ज्यादा प्रभावित जयपुर और जोधपुर सहित सभी जिलों में कोविड संक्रमण का प्रभाव कम हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जयपुर के अलावा किसी अन्य जिले में 100 से अधिक मामले दर्ज नहीं हुए हैं। नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में जयपुर और जोधपुर जिलों में प्रतिदिन 1000 केस रिपोर्ट हुए थे, जो अब घटकर लगभग 250 रह गए हैं। राजधानी जयपुर में आज 163 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके अलावा सभी जिलों में नए संक्रमितों का आंकड़ा 100 से नीचे रहा। जोधपुर में आज 56 नए मामले सामने आए। 13 जिलों में संक्रमण के मामले 10 से नीचे रहे। सक्रिय मरीजों की संख्या भी घटकर 11,601 रह गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 8 लोगों की संक्रमण के कारण मृत्यु हुई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। नागालैंड सरकार ने चरणबद्ध तरीके से राज्य में पर्यटन क्षेत्र को फिर से खोलने का फैसला किया है। आज पर्यटन आयुक्त और सचिव की अधिसूचना में कहा गया है कि पहले चरण में इस महीने की 27 तारीख से घरेलू पर्यटकों के लिए ये सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए पर्यटकों को सड़क, रेल या विमान से पहले दीमापुर पहुंचना होगा। अधिसूचना में बताया गया है कि प्रत्येक पर्यटक को RT-PCR, ट्रूनेट या CBNAAT के माध्यम से कोविड-19 जांच की नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी। राज्य में प्रवेश से 3 दिन पहले ही ये प्रमाण पत्र हासिल करना होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्वरूप के सामने आने के मद्देनजर राज्य के सभी जिला प्रशासनिक संस्थाओं को सतर्क रहने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने इस सिलसिले में खंड आयुक्तों, जिला कलेक्टरों, महानगर पालिका आयुक्तों और जिला पुलिस अधिकारियों से विचार विमर्श किया।
विचार विमर्श के दौरान उन्होंने कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और कोरोना वायरस के नए स्वरूप के मद्देनजर इसकी रोकथाम और वैक्सीन संबंधित तैयारियों की समीक्षा की। ब्रिटेन में कोविड-19 के तेजी से फैलने वाले एक नए स्वरूप की पहचान के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि टास्क फोर्स के डॉक्टरों को अध्ययन करना चाहिए कि क्या स्थानीय स्तर पर कोरोना वायरस में आनुवंशिक परिवर्तन है। साथ ही उन्हें नए प्रकार के कोरोना वायरस के उपचार का अध्ययन करने के लिए भी कहा है। इस बीच मुंबई महानगर पालिका के एक अधिकारी ने बताया कि आज ब्रिटेन से 3 विमानों में 591 यात्री मुंबई हवाई अड्डे पर उतरे। उन्होंने कहा कि इनमें से कोई भी यात्री कोविड-19 से संक्रमित नहीं पाया गया। 591 यात्रियों में से 299 यात्रियों को विभिन्न होटलों में भेजा गया, जहां उन्हें संस्थागत संगरोध के तहत रखा जाएगा, जबकि अन्य राज्यों के यात्रियों को उनके संबंधित राज्यों में भेजा जाएगा। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मुंबई में सहार हवाई अड्डे के पास ड्रैगन फ्लाई पब में पुलिस ने छापेमारी कर कोविड-19 मानदंडों का उल्लंघन करने पर कई बड़ी हस्तियों सहित 34 लोगों पर मामला दर्ज किया है। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए नगर निगम क्षेत्रों में सोमवार को राज्य में रात का कर्फ्यू लगाए जाने के सरकार के आदेश के बाद ये छापेमारी की गई। महाराष्ट्र सरकार ने आज से 5 जनवरी तक राज्य में सार्वजनिक गतिविधियों पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। हमारी विशेष श्रृंखला ईयर एंडर 2020 में प्रस्तुत है जल जीवन मिशन पर रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने हर घर जल के नारे के साथ वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन आरंभ किया है। प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में जल शक्ति मंत्रालय के सचिव यूपी सिंह ने बताया कि गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां 100% घरों में नल का सक्रिय कनेक्शन दिया गया है। करीब 1 साल 4 महीने के अंदर 2.83 करोड़ एडिशनल घरों को कनेक्शन दे दिया गया है। गोवा पहला ऐसा राज्य बन चुका है जहां 100% कनेक्शन दिया जा चुका है। वैसे तो इसका लक्ष्य जो है कि 2024 तक हर घर को शुद्ध नल का जल राइट क्वांटिटी में दिया जाए प्रतिदिन, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे राज्य 2024 तक जाएंगे। जैसे गोवा ने तो इसी साल 2020 में ही लक्ष्य हासिल कर लिया है, वैसे ही 2021 में भी हम 4 राज्य बिहार, पुडुचेरी, तेलंगाना एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वैसे 2022 में हमारा करीब 10 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं, वो इसका लक्ष्य हासिल कर लेंगे। 23 में 8 और बाकी जो 9 बड़े राज्य हैं जिनमें संख्या बहुत ज्यादा है और जिनमें पहले हाउस होल्ड कनेक्शन बहुत कम था, वो 2024 तक से पूरा कर लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी के संकट वाले 256 जिलों और 592 विकास खंडों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए पानी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है और पीने का पानी या पीने योग्य पानी और भी महत्वपूर्ण है। जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण परिवार को पेयजल आपूर्ति करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे ग्रामीण आबादी, विशेष रूप से महिलाओं और बालिकाओं को पानी भरकर लाने की परेशानी और पानी से होने वाली बीमारियों से बचाने में मदद मिलेगी। देश भर में करीब 19 करोड़ परिवार हैं, जिनमें से केवल 24% परिवारों तक ही नल से जल की आपूर्ति की जा रही है। जल जीवन मिशन की शुरुआत होने से पहले केवल 16% घरों तक ही नल से जल की आपूर्ति हो रही थी। वहीं अब इस मिशन के लागू होने के 1 साल बाद देश में नल से जल की आपूर्ति की पहुंच बढ़कर 31% से अधिक परिवारों तक हो गई है। जल शक्ति मंत्रालय विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर जल जीवन अभियान के लक्ष्य को हासिल करने में लगा है। इस मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 2020-21 में 23,500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इस अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा अब तक 278 लाख घरों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है। वहीं देश में 6 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल के माध्यम से घरों में पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय अग्रिम चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर अकारण लगातार गोलीबारी कर संघर्ष विराम का फिर उल्लंघन किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैश्विक समुदाय से भारतीय प्रतिभा में निवेश करने का आह्वान। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के आरंभिक सत्र को संबोधित किया। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव की मतगणना जारी। भारतीय जनता पार्टी ने 32, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 32 और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 17 सीटें जीती। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फरवरी में नहीं होंगी। नई तिथियों की घोषणा शीघ्र। सरकार ने कहा ब्रिटेन में मिला कोरोना वायरस का नया रूप अब तक भारत में नहीं। देशवासियों से कहा घबराने की जरूरत नहीं।
और स्वास्थ्य मंत्रालय ने वायरस के नए रूप के मद्देनजर निगरानी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।